welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th Political Science chapter 2nd, which is federalism. So let's begin. First question, which form of power sharing does federalism represent? तो federalism कौन से form of power sharing को represent करता है? Answer is A, vertical division. और हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या है? तो इसमें जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनके बीच में जब पावर को शेयर किया जाता है तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग. वर्टिकल डिवीजन में यानी कि फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग दो लेवल्स पर या दो से ज़्यादा लेवल्स पर हो सकता है, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट, प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Belgium shifted from unitary to federal form of government? तो बेल्जियम जो कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, वो यूनिटरी फॉर्म से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कब शिफ्ट करता है, कौन से ईयर में? आंसर इज डी, 1993. तो ये ईयर था जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर देती है, पावर का शेयरिंग होता है. बेल्जियम में पहले से रीजनल गवर्नमेंट्स थे पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट थे, कंट्रोल में थे. और 1993 में पहली बार बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, पावर को रीजनल लेवल पर डिवाइड किया गया और बेल्जियम जो है यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन. तो फेडरलिज्म ऐसे प्रकार का गवर्नमेंट है जिसमें पावर को किनके बीच में डिवाइड किया जाता है? आंसर इज बी, अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री जैसे कि स्टेट, प्रोविंसेस, ये सब हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इज बी, श्रीलंका इज अ यूनिटरी सिस्टम. श्रीलंका जो है आज भी एक यूनियन सिस्टम है, उसमें सारे पावर्स किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास, इसलिए श्रीलंका इज अ यूनिटरी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम. तो विश्व के 193 देशों में से कितने ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है? आंसर इज ए, 25. भले ही ये नंबर में कम हो लेकिन आप देखेंगे कि जो सारे लार्जर कंट्रीज हैं वहाँ पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है. ये जो रेड कलर से कंट्रीज को मार्क किया गया है यहाँ पर फेडरलिज्म है, जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, मेक्सिको. These regions make up 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federations. भले ही ये सिर्फ नंबर में 25 कंट्रीज हो लेकिन यहाँ पे जो ये जो कंट्रीज हैं अगर इनके जो सिटीजन्स को काउंट किया जाए तो ये 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और ये सभी क्या है? फेडरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म. तो इनमें से कौन कौन फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब फेडरलिज्म का एम क्या है? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरलिज्म के. एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. तो इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर इज डी, इंडिया. इंडिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. तो फेडरेशन दो टाइप के हम देखेंगे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं और अपनी सोवरेनिटी को पूल करके एक बिगर यूनिट बनाती हैं. इस तरह के फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर कह रहे हैं. इसमें स्मॉलर कंट्रीज जो हैं, स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगी और एक बिगर यूनिट क्रिएट होगा. तो इस तरह से इनमें पावर का डिवीजन होता है. इसमें हम देखेंगे कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो है द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ये एग्जाम्पल्स हैं कमिंग टुगेदर. मतलब इसमें बहुत सारे स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट्स पहले हुआ करती थी और बाद में ये ज्वाइन होकर एक बिगर यूनिट बना रहे हैं, द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशन.
ये देखेंगे यहाँ पर हम कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल लेवल के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है वो लगभग इक्वली पावरफुल होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है होल्डिंग टुगेदर, यानी कि एक बिगर यूनिट जो है वो जब डिसाइड करे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को पावर डिवाइड करना चाह रहा है, पावर शेयर करना चाह रहा है, तो वो होगा एग्जाम्पल होल्डिंग टुगेदर का। मतलब एक बिगर यूनिट ने बाकी स्मॉलर यूनिट्स को होल्ड करके रखा हुआ है एंड दे आर शेयरिंग पावर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोस्टली होल्डिंग टुगेदर में ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट में। हालांकि डिवीजन हो रहा है दोनों ही फॉर्म में, दोनों ही फेडरेशन में पावर का डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस? तो इनमें से वो कौन से कंट्रीज हैं जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है? आंसर इज बी, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर टाइप का है। Next question, subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency belong to। तो ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये कौन से लिस्ट को बिलोंग करते हैं? 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उन्हें रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर डाला जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये कौन से लिस्ट में हैं? आंसर इज ए, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो जो हमारा संविधान है उसने कितना कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर को बताया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में? आंसर इज बी, 3 फोल्ड। जो 3 लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स का। 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट? तो स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बना सकता है, किसके पास ये पावर है? आंसर इज बी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट लॉज पर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट? तो कॉन्करेंट लिस्ट पर कौन कानून बना सकता है? आंसर इज सी, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों चाहे तो कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? तो अगर क्या होगा, अगर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट किसी सब्जेक्ट पर, कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाते हैं और उनके बीच में विवाद हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आंसर इज सी, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रिवेल करेगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो हमारा यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है इंडियन यूनियन के बारे में कि इंडिया जो है इट इज़ अ क्वासाई फेडरल स्टेट विथ अ यूनिटरी टिल्ट। मतलब क्वासाई फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म पावर शेयरिंग डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है। Next question, according to our constitution, which government has the power to legislate on these residuary subjects? तो जो बाकी के सब्जेक्ट्स जो बच जाते हैं, जो कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं फिट बैठे, उनको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में डाल दिया जाता है, रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर। तो इन पर, ऐसे सब्जेक्ट्स पर जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? आंसर इज ए, यूनियन गवर्नमेंट। According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. Next question, subjects like education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession belong to which of the following list? तो ऐसे subjects कौन से list को belong करते हैं? आंसर इज डी, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है और इन पर दोनों ही यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएंगे, और अगर कोई विवाद होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा, जो लॉ होगा, वो प्रिवेल करेगा। तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो इन्हें हमें मैच करना है, ये जो लिस्ट दिए गए हैं और इनके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इन्हें मैच करना है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी होगा। फिर स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा
पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स, और रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर आ गया आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एनआईटी सेक्टर। तो ए के लिए सी सही ऑप्शन है, ए, और बी के लिए नहीं, ए के लिए डी, सी। सो आंसर इज डी, डी सी बी ए, डी सी बी एंड ए। तो ये करेक्ट मैचिंग है। सो आंसर इज डी। Next question. Which article of the Constitution of India deals with states such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India? So ये जो states हैं, जो राज्य हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये कुछ स्पेशल पावर्स इंजॉय करते हैं। तो हमें बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर इन्हें ये स्पेशल पावर्स मिले हैं। आंसर इज सी, आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 के अंदर इन्हें ये स्पेशल पावर है। पुरानी बुक्स जिनके पास होंगे उनमें ये भी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है, लेकिन अब ये आर्टिकल जो इन्हें पावर देता था, आर्टिकल 370, वो हट चुका है और जम्मू एंड कश्मीर के पास अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, तो इन्हें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन. How many other languages are recognized as scheduled languages by the Constitution besides Hindi? तो हमें बताना है कि हिंदी के अलावा और कितने भाषाएं हैं जिन्हें रिकॉग्निशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो आंसर इज ए 21। बिसाइड्स हिंदी क्वेश्चन में लिखा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हिंदी के अलावा, तो 21 है। अगर हम हिंदी को शामिल कर ले तो ये हो जाएगा 22। तो पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितने रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 22 जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। और इन्हें कहाँ लिखा गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिखा गया है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, एंड दे आर रिटन इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट -% ऑफ इंडियंस. तो हिंदी जो भाषा है वो कितने % इंडियंस की मदर टंग है, यानी कि मातृभाषा है? आंसर इज बी, 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स फेडरलिज्म के की फीचर हैं? आंसर इज ए एंड बी. जो स्टेटमेंट्स ए और बी में लिखे गए हैं वो की फीचर्स है फेडरलिज्म के, यानी कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैविंग देयर ओन जुरिसडिक्शन. 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा और इन सभी का एरिया जिसके ऊपर इनका लीगल अथॉरिटी हो, तो ये सब सेपरेट रहेगा, मतलब इनका अलग अलग जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ देयर जुरिसडिक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. और जो इनका अधिकार है, जो जिस एरिया पे इनका लीगल अथॉरिटी है, जुरिसडिक्शन मतलब एरिया ओवर विच अ गवर्नमेंट हैज़ लीगल अथॉरिटी, तो ऐसे जुरिसडिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है। अब प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलेटरली चेंज. तो ये फेडरलिज्म का की फीचर नहीं है. 2 या 2 से अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है तो उन सभी का रोल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए, नहीं तो कोई एक गवर्नमेंट कभी भी यूनियन गवर्नमेंट चेंज कर देगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा, तो ये ट्रू फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नहीं होगा. इसी से यहाँ पर होना चाहिए कि द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज. एक तरफा चेंज नहीं किए जा सकते, तब ये की फीचर है फेडरलिज्म का. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अथॉरिटी इज नॉट फॉर द रीजनल और प्रोविजनल गवर्नमेंट. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोनों ही जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उन सभी का सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए ताकि उन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले. तो इसमें यहाँ पर कैन नॉट और ये, तो बाकी सारे ये जो क्या हो जाएंगे, फीचर्स हो जाएंगे, पर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, इसलिए आंसर है ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज बी, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ फेडरेशन. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एज अ फेडरेशन नहीं कहा गया है. इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है, एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. जो सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका यूनियन क्या है, इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड फेडरेशन नहीं यूज किया गया है. हालांकि जो इंडियन यूनियन है ये बेशक
प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म पे काम करता है। हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और पावर शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? तो भारत में कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि कितने टीयर मतलब लेवल है कितने गवर्नमेंट का? आंसर इज बी 3। प्रेजेंट में हमारे पास 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और एक कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। एज इन फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनली हमारे पास 2 लेवल थे गवर्नमेंट के, एक यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। बाद में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के फॉर्म में लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया गया फेडरलिज्म का। सो ये थर्ड 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस? तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन से राज्य हैं जिन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है, पावर मिला है। आंसर इज बी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिला है अंडर आर्टिकल 371। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर पहले ये दोनों एक ही थे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो थे एक ही थे, पर अभी अलग अलग हो गए हैं और इन्हें एक स्पेशल स्टेटस मिलता था अंडर आर्टिकल 370 जो कि अब हट चुका है। तो अगर कोई पूछ ले कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या अब स्पेशल स्टेटस है, तो नहीं, आर्टिकल 370 हट चुका है, रिपील हो चुका है। Now there are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are the areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. तो ऐसे एरियाज क्या हैं, यूनियन टेरिटोरीज हैं, जैसे कि चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटोरीज। ये इतने छोटे हैं कि मतलब इनको हम किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि और इनकी पावर्स भी बहुत कम है। तो ये यूटीज हैं। These territories do not have the power of a state, but the central government has special powers in running these areas. और ये जो यूटीज है इस पर कौन रूल करता है, किसका पावर चलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये भी याद रखना है कि इस जो यूनियन टेरिटोरीज हैं उन पर कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है। Next question, states such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India due to their peculiar social and historical circumstances. Which article deals with these provisions? तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं इन्हें स्पेशल पावर मिला है कौन से आर्टिकल के अंदर, कारण क्या है इनके स्पेशल प्रोविजंस के पीछे जो स्पेशल पावर मिला है, ड्यू टू दियर पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, जो भिन्न इनके सोशल और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थितियां थी, इन्हें देखते हुए कुछ स्पेशल पावर दिया गया है। और ये आर्टिकल कौन सा है? तो आंसर इज ए आर्टिकल 371। आर्टिकल 370 आपको पता है स्पेशल स्टेटस हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो कि अब हट चुका है। और ये बाकी जो नीचे आप देख रहे हैं ये सब एक तरह के आर्टिकल्स है जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371 द स्पेशल पावर्स एंजॉयड बाय सर्टेन स्टेट्स आर इन रिलेशन टू। तो ये जो स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 371, तो वो कौन से रिलेशन में है, कौन कौन से पावर्स हैं? आंसर इज डी ऑल द अबव, सारी ही। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल देयर कल्चर। जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, मतलब इंडिजिनस का मतलब है जो वहाँ पे पर्टिकुलर लोग जो हैं, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो नेटिव लोग हैं, उनका एक डिफरेंट कल्चर है। इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमने इन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दी हैं। प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, वहाँ पे जो सरकारी सर्विसेज हैं वहाँ पे उन्हें प्रेफर किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। नाउ इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस ईयर। और जो यहाँ के परमानेंट निवासी नहीं है, जो भारतीय लोग जो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है, वो यहाँ पे जमीन या घर नहीं खरीद सकते। तो ये सब कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो कि इन स्टेट्स को दी गई हैं अंडर आर्टिकल 371। कौन कौन से स्टेट्स? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम।
Next question. This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. How can changes be made in this power sharing arrangement? ये जो पावर शेयरिंग का प्रिंसिपल है, यानी कि जो फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करता है। मतलब इसमें चेंजेस लाना बहुत ही मुश्किल है। बेसिक ये हो गई हमारी डेमोक्रेसी की बेसिक बातें हो गई, बेसिक है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसमें बदलाव कैसे किए जाएंगे, चेंजेस कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है इसके लिए, तो वो तरीका हमें बताना है। आंसर इज डी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority, then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. तो देखिए मेजॉरिटी यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी क्या है, जितने भी मेंबर्स जो कि फॉर एग्जांपल लोकसभा में आज जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनमें 50% +1 हमें चाहिए वोट्स, ताकि कोई मोशन जो है वो पास हो सके। तो ये सिंपल मेजॉरिटी है, यानी कि 50% से ज़्यादा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि जो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट है, नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 500 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का, तो हमें इसमें जो मेजॉरिटी चाहिए वो चाहिए 50% से ज़्यादा, यानी कि 250 से ज़्यादा। भले ही 300 मेंबर प्रेजेंट हो उस दिन, 400 प्रेजेंट हो, लेकिन हमें मेजॉरिटी हाउस के स्ट्रेंथ को देखकर करना है, तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब हमें उतना स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए जो कि 50% जो टोटल हाउस का स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा वोट्स, और उस दिन जो लोग प्रेजेंट हैं उस हाउस में, लोकसभा में जो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें 2/3 से ये पास होना चाहिए, तब इसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें 2/3 हमें मेजॉरिटी चाहिए, प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद जो हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स हैं, जो जैसे जैसे कि विधानसभा, ये सब जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनसे भी इसे रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, तब जाके इस बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो शेयरिंग है पावर का, इसमें कोई अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, अगर कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट हो, ये जो पावर्स का डिवीजन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तब अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? आंसर इज डी, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। इस केस में ये एक एम्पायर की तरह काम करते हैं। जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यहाँ पर अगर डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेते हैं, दोनों के पास पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ। तो जो सक्सेस रहा है फेडरलिज्म का इंडिया में, इसका श्रेय हम किसे देंगे? Answer is C, democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. तो इसके वजह से इस democratic politics in our country के कारण ही जो spirit है फेडरलिज्म का, और जो डाइवर्सिटी है, हम जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, इन सब के लिए रिस्पेक्ट जो है और डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये हमारे कंट्री के आदर्श बन गए। Next question, which of the following was the first and a major test for democratic politics in our country? Test for Indian Federation of Federalism. तो इनमें से कौन सा वो पहला और मेजर टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कंट्री में, जो इंडियन फेडरलिज्म का टेस्ट माना जाएगा? आंसर इज ए, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट किया गया था, तो ये पहला और मेजर टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। आज जो स्टेट्स है वैसे स्टेट्स नहीं थे, पहले डिफरेंट स्टेट्स थे, बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट किया गया। नेक्स्ट टेस्ट हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी। 1965 तक ही इंग्लिश का एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करना था, पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और गवर्नमेंट ने ये हमें छूट दे दी कि इंग्लिश और हिंदी इन सभी का यूज़ कंटिन्यू रहेगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। फिर आता है 1990 ईयर। इसमें जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, द एरा ऑफ कोalitions, यहाँ पर हम देखेंगे कि पार्टीज के बीच में भी पावर शेयरिंग होगा। मतलब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो बहुत सारे पार्टीज आपस में कोalitions बनाते थे, और ये एरा कहलाया एरा ऑफ कोalitions 1990 का। फिर हम दूसरा
फोर्थ टेस्ट कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया 1992, जब जो हमारे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल लेवल ऑफ पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए और इन्हें मोर पावरफुल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इम्पैक्ट द इंडियन पॉलिटी। तो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट करना, ये हमारे इंडियन पॉलिटी पर इसने क्या प्रभाव डाला। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। इसने कंट्री को और भी ज़्यादा यूनिटी प्रोवाइड की है एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे भी आसान किया है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो 1947 में जो बाउंड्रीज थे ओल्ड स्टेट्स के, उनको ऑल्टर किया गया, चेंजेस किए गए ताकि न्यू स्टेट्स क्रिएट किए जाए। और ये जो स्टेट्स थे उस बेसिस पर क्रिएट किए गए ताकि जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक ही एरिया में रहे, उसी राज्य में रहे। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनके कल्चर को, एथनिसिटी को और ज्योग्राफी को देखते हुए स्टेट्स का क्रिएशन किया गया। तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेज वॉज टू स्टॉप इन। तो हमारे संविधान के अनुसार जो इंग्लिश भाषा है उसका ऑफिशियल पर्पसेज के लिए यूज कब स्टॉप होना था। आंसर इज बी, 1965 में, लेकिन प्रोटेस्ट हुए और बाद में से कंटिन्यू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। तो भारत में कितने राष्ट्रीय भाषाएं हैं, नेशनल लैंग्वेजेस हैं। आंसर इज डी, नन। कोई भी नहीं, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। हमारे पास दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। और जो रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिखे गए हैं, 8th शेड्यूल में, वो हैं 22 लैंग्वेजेस। ठीक है। और नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पहले ये हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता था कि जो 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो नेशनल लैंग्वेजेस नहीं हैं, वो रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लिखे हैं, तो 8th शेड्यूल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह में ये जो लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं 8th शेड्यूल में, उसमें से आप किसी भी भाषा में अपना माध्यम चुन सकते हैं। Now our constitution did not give the status of national language to any one language। किसी भी लैंग्वेज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से कौन सा लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें नहीं है, उसमें इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला गया है। आंसर इज बी, इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश जो है ये हमारे 8th शेड्यूल में नहीं है। बाकी सारे लैंग्वेजेस की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल डील्स विद 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन मिला है वो कौन से शेड्यूल में लिखे गए हैं भारत के संविधान में। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज सी, 8th शेड्यूल। इसमें लिखा गया है 8th शेड्यूल में। A candidate in an examination conducted for central government positions may opt to take the examination in any of these languages। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें कोई भी लैंग्वेज में माध्यम चुना जा सकता है। नाउ स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हिंदी और इंग्लिश तो हैं ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पर स्टेट्स चाहे तो दूसरे अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोशन ऑफ डैश कॉन्टिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसका प्रमोशन अभी भी इंडिया के ऑफिशियल पॉलिसी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। आंसर इज बी, हिंदी। अभी भी प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है ये ऑफिशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट का। हालांकि प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दूसरे स्टेट्स पर जहाँ पे लोग दूसरे भाषा बोलते हैं उस पर इम्पोज किया जाए हिंदी। ठीक है, तो ये इसका मतलब नहीं है, प्रमोशन का मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Restructuring the center-state relations is one more way in which dash has been strengthened in practice. तो जो हमने रीस्ट्रक्चर किया है सेंटर और स्टेट रिलेशंस को, तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कौन सा प्रोसेस जो है, प्रोसेस या सिस्टम कह लें हम, तो जिसमें मजबूती आई है प्रैक्टिस में. आंसर इज डी, फेडरलिज्म. फेडरलिज्म हम कहेंगे कि इससे स्ट्रेंथेंड हुआ है. Next question, which of the following statements are true regarding the trends that brought about significant changes in the Indian polity and the practice of federalism? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जिससे कि हमारा जो प्रैक्टिस है फेडरलिज्म का इंडियन पॉलिटी में और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है? आंसर इज डी, ए, बी एंड डी. ये स्टेटमेंट्स सही हैं. पहला स्टेटमेंट है कि दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. स्टेट्स को पावर दे रहे हैं तो वहाँ पे भी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी राइज होगा. दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर. सेंटर पर एक कोई पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारे पार्टीज आपस में कोalition फॉर्म करके मेजॉरिटी में आ रहे थे. तो ये था एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट, 1990 के आसपास की बात है. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट, उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स जो है और उसकी जो स्वतंत्रता है, ऑटोनॉमी है उसके लिए. नाउ इट बिकेम ईजी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर. तो जो चेंजेस हुए हैं, जो ट्रेंड्स आए थे इंडियन पॉलिटी में, उससे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिट्ररी मतलब इलीगल तरीके से बिना किसी गैर कानूनी तरीके से डिसमिस नहीं कर सकता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लेकर आए 1992 में. हमने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा मजबूती दी है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि आज प्रेजेंट में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द अर्ली डेज when our constitution came into force, early years after the constitution came into force. तो आज ज़्यादा इफेक्टिव है हमारा फेडरलिज्म. तो इसलिए ये तीन स्टेटमेंट ए, बी और डी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड. जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं? आंसर इज ए, डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल लेवल को दिए जाते हैं. कोalition गवर्नमेंट आपको पता है, जब ज़्यादा पार्टीज मिलकर कोalition फॉर्म कर रही हैं और गवर्नमेंट बना रही है. जुरिस्डिक्शन भी पता है, ऐसा एरिया जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिस्टम का लीगल अथॉरिटी हो. तो डिसेंट्रलाइजेशन ये है. पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अ मेजर स्टेप टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ एक मेजर स्टेप कब लिया गया था? तो ये स्टेप क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल लेवल ऑफ जैसे कि पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज, इसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ईयर में बदलाव किए गए थे? आंसर इज ए, 1992. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक आइडिया और रेशनली बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया और लॉजिक क्या है? आंसर इज डी, ऑल द अबव. तो देखिए यहाँ पर ऐसे लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं जो कि लोकल लेवल पे बेस्ट सेटल किए जा सकते हैं. आपके एरिया में कौन सा प्रॉब्लम है ये आप बेहतर जानते हैं, ना कि जो दूसरे एरिया के लोग हैं. इसलिए जब लोकल लेवल पे इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लोकल लेवल पे ही सेटल किया जाना चाहिए. साथ ही जो लोकल लेवल पर अगर हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो इससे पॉसिबल होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके. दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. तो ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है. और लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो ये सेल्फ गवर्नमेंट के भी प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है. तो लोकल लेवल पर इशूज बेहतर सॉल्व होंगे, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे और सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये प्रमोट होगा. नाउ पीपल have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. तो लोगों को ही अपने लोकेलिटीज़ की प्रॉब्लम्स पता है, उन्हें पता है कि कौन से एरिया में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और क्या करना है, कहाँ पैसे खर्च करने हैं और मैनेज कैसे करनी है चीज़ों को. तो ये इसके पीछे का लॉजिक है. तो आपसे पूछे लॉजिक क्या है तो आप ये स्टेटमेंट भी बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय. जो थर्ड लेवल है गवर्नमेंट का उसे रिप्रेजेंट कौन करता है?
Answer is C. Local bodies like village panchayats and municipalities. Next question, which of the following statements is not correct regarding the major steps taken towards decentralization in 1992? तो 1992 में जो decentralization हुआ उसके तहत इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज सी, एटलीस्ट 1/4 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। कितना सीट्स रिजर्व है? 1/3। ठीक है, सारी पोजीशंस के लिए विमेन यानी कि औरतों के लिए रिजर्व है। तो देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे डिसेंट्रलाइजेशन में। तो अब इसके जो अमेंडमेंट्स हुए 1992 में, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इससे पहले इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, पर अब ये जरूरी हो गया है कि इलेक्शंस को रेगुलर इंटरवल्स पर करना है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए। जो इलेक्टेड बॉडीज हैं और वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट्स भी रिजर्व किया गया है। और हम देख रहे हैं कि 1/3 पोजीशन जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब इनको भी तो पैसे की जरूरत है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ पावर्स और रेवेन्यू भी शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। तो ये नेचर जो है स्टेट टू स्टेट चेंज करता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है। तो अगर सिंपली पूछा जाए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, तो आपको ये सब बताना होगा। Next question, name the independent institution which has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। तो वो independent institution बताइए। independent मतलब जो स्वतंत्र है, उस पर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा institution कौन सा है जिसे स्टेट में हर स्टेट में क्रिएट किया जाता है ताकि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सके। तो वो इंस्टीट्यूशन बताएं। आंसर इज बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका काम क्या है? ये जो लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन कंडक्ट कराना। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कौन से जनरल इलेक्शंस जो होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स वाले इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराता है। तो इलेक्शन कमीशन ये है। और स्टेट कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो क्या करता है? लोकल लेवल के इलेक्शंस करवाता है। नाम से लगता है कि ये स्टेट के इलेक्शंस को देखता है, पर नहीं, ये थर्ड लेवल के जो बॉडीज हैं उनके इलेक्शन को देखता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजली कॉल्ड अ पंचायत समिति। और तो जब हम देख रहे हैं कि कुछ ग्राम पंचायत जब ग्रुप किए जाते हैं एक साथ, तो वो क्या बनाते हैं? पंचायत समिति। और इनका दूसरा नाम बताना है हमें, पंचायत समिति और। आंसर इज ए, ब्लॉक और मंडल। तो ब्लॉक और मंडल जो ग्रुप है ग्राम पंचायत का, उसे हम क्या कह रहे हैं? पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। तो जो ब्लॉक और मंडल का ग्रुप है, पंचायत समिति का ग्रुप है, ये टुगेदर क्या बनाते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो ये जिला परिषद फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? आंसर है सी, मेयर। मेयर जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है। और सरपंच, जो ग्राम पंचायत हैं उसमें बहुत सारे काउंसिल्स में उसके वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं, और उनका जो प्रेसिडेंट होगा वो सरपंच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are now about dash elected representatives in the panchayats and the municipalities etc all over the country। तो हमारे यहाँ जो कितने मतलब हमें बताना है, इनका नंबर बताना है कि कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, हमारा थर्ड लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, उसमें पूरे कंट्री भर में। आंसर इज डी, 36 लाख। तो ये देखिए ये नंबर इतना ज़्यादा है, ये बताता है कि ये जो स्टेप था कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये नंबर जितनी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ की जो जनसंख्या है उससे भी अधिक ये नंबर है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी। इससे डेमोक्रेसी में मजबूती आई है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया टू। जो क्रिएशन हुआ न्यू स्टेट्स का, हमें पता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था, लिंग्विस्टिक क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। तो वही रीजन बताना है। तो आंसर इज ए, इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये इंश्योर करने के लिए जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स के पीछे। हालांकि कुछ और स्टेट्स भी क्रिएट किए गए थे टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसे पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं? आंसर इज डी, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड। जो ग्राम पंचायत का हेड होता है वो क्या कहलाता है? आंसर इज बी, सरपंच। उसे हम क्या कहते हैं? सरपंच। हालांकि मुखिया वर्ड जो है वो भी यूज किया जाता है सरपंच के लिए। तो यहां पर हमारे पास मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? सरपंच। दोनों ही ऐसे कहा जाता है ग्राम पंचायत के हेड को। और पंच कौन होते हैं? जो वार्ड मेंबर्स हैं, जो वहां पे जो मेंबर्स है उन्हें पंच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद इज। जो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का उसे क्या कहा जाता है? आंसर इज ए, जिला परिषद चेयरमैन। Next question, a city called Porto Alegre in Brazil has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy। तो एक सिटी है जिसका नाम है पोर्टो एलेग्रे, जो कि ब्राज़ील में है। वहाँ पर एक अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ कंबाइन किया गया है। वहाँ पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो डायरेक्ट बजट बनाते हैं अपने लोकेलिटी के लिए, वहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। तो the city has set up a parallel organizations operating alongside municipal council, enabling local inhabitants to take real decisions for their city। तो which of the Indian states a similar kind of experiment has taken place। तो हमें बताना है कि जो भारतीय राज्य हैं उनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर एक तरह का सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? आंसर इज सी, केरला। केरला में ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो प्लान बना रहे हैं डेवलपमेंट के अपने लोकेलिटी के लिए। क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। तो औरतों के लिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें कितने सीट्स रिजर्व किए गए हैं? आंसर इज ए, 1/3। 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसमें रिजर्व्ड हैं। So in this way, we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 विच इज़ फेडरलिज्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।